Very good morning to all my dear students. We are doing chapter 2, Kings, Farmers and Towns, and today's topic is A Changing Countryside. बदलता हुआ देहात. कंट्रीसाइड देहात को कहते हैं. पॉपुलर परसेप्शंस ऑफ द किंग्स, कि जो राजाओं के बारे में जो उस वक्त क्या प्रचलित जो थी मान्यताएं थी वो उसके बारे में हम पढ़ेंगे. व्हाट डिड सब्जेक्ट्स थिंक अबाउट देयर रूलर्स. सब्जेक्ट्स होते हैं बेटा प्रजा, जो राजा के अधीन जो लोग होते हैं उस राज्य में वो प्रजा कहते हैं सब्जेक्ट्स को. सब्जेक्ट्स के पास जो हैं सिटीजन्स की तरह फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल नहीं होते. फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट, ये जो राइट्स होते हैं ना, ये जो डेमोक्रेसी के अंदर एक सिटीजन को अवेलेबल होते हैं, वो मोनार्की में, किंगशिप में सब्जेक्ट्स को अवेलेबल नहीं होते हैं, तभी उनको सब्जेक्ट्स कहा जाता है. तो जो सब्जेक्ट्स थे, जो प्रजाजन थे, वो रूलर्स के बारे में क्या सोचते थे. ऑब्वियसली इंस्क्रिप्शंस डू नॉट प्रोवाइड ऑल द आंसर्स. स्वाभाविक है कि अभिलेखों पर तो सभी जवाब मिलेंगे नहीं, क्योंकि अभिलेख तो ज़्यादातर राजाओं के बारे में होते थे या जो इन्फ्लुएंशियल वेल्दी पीपल होते थे उनकी अचीवमेंट्स के बारे में होते थे. कॉमन पीपल के बारे में, जो आम आदमी हैं, जो ऑर्डिनरी पीपल थे, ऑर्डिनरी मासेस है, उसके बारे में हिस्टोरियंस ने बहुत बाद में जाके जो है स्टडी करना शुरू किया, लिखना शुरू किया. वरना हिस्ट्री तो केवल राजाओं के बीच लड़ाइयों तक ही सीमित थी. इन फैक्ट ऑर्डिनरी पीपल रेयरली लेफ्ट अकाउंट्स ऑफ देयर थॉट्स एंड एक्सपीरियंसेस. जो आम आदमी थे बेटा, क्या उनके अनुभव थे रोज़मर्रा की लाइफ के, उनके विचार क्या थे, व्यूज़ क्या थे, अब इसका कोई लेखा जोखा खुद उन्होंने नहीं छोड़ा है. खुद वो कुछ मतलब कोई राइटिंग उन्होंने लिखी हो इस तरीके से. जो हमने ये 7th क्लास में भी इश्यूज़ पढ़े हैं कि इवन जो बेटा दरबारी पोएट्स होते थे, कोर्ट पोएट्स होते थे, वो भी केवल राजाओं के बारे में लिखते थे रिवॉर्ड्स पाने की चाहत में कि उनको इनाम मिलेगा, अच्छी अच्छी बातें लिखते थे. लेकिन जो आम जनता थी उस टाइम, सोसाइटी की कंडीशन क्या थी, इकोनॉमी की कंडीशन क्या थी, पॉलिटी की कंडीशन क्या थी, इस बारे में जो है अकाउंट्स कम ही मिलते हैं. और हमें जो टेक्स्ट जो मिले हैं उसके आधार पर, कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस, इनडायरेक्टली हम पता लगाने की कोशिश करते हैं कि व्हाट कुड हैव बीन द सोशल इकोनॉमिक कंडीशन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. वो इनडायरेक्टली हम इन्फर करते हैं. नेवरदलेस फिर भी हिस्टोरियंस हैव ट्राइड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय एग्जामाइनिंग स्टोरीज कंटेनिंग इन द एंथोलॉजीज सच एज जातकाज एंड द पंचतंत्र. जातक कथाएं हैं बेटा, जातक कथाएं जो है वो बुद्धिस्ट स्टोरीज हैं. इसमें बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथा है और पाली भाषा में लिखी गई हैं, और उस समय के लोगों के जीवन के बारे में इनको पढ़कर पता चलता है किन समस्याओं का सामना करते थे. पंचतंत्र तो हम सभी जानते हैं बेटा, विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई है. इसमें भी जानवरों की कहानियां हैं, जानवरों को बेटा इंसानों की तरह बोलते दिखाया गया है, इंसानी प्रॉब्लम दिखाई गई हैं, उनको मतलब पर्सोनिफाई कर दिया है एनिमल्स को, ह्यूमंस की प्रॉब्लम्स जो उसमें दिखाई गई हैं. तो जातक कथाएं पढ़कर, पंचतंत्र पढ़कर जो है हिस्टोरियंस दे ट्राई टू फाइंड आउट कि व्हाट कुड हैव बीन द सोशल कंडीशंस और द इकोनॉमिक कंडीशंस और द पॉलिटिकल कंडीशंस एज वेल. जातकाज एंड द पंचतंत्र, ये जो स्टोरीज हैं, प्रोबेबली ये पॉपुलर ऑरल जो टेल्स हैं, जो जैसे मुँह जबानी जो कहानी नहीं सुनाते होते बेटा बच्चों को, तो ऑरल टेल्स जैसे मौखिक जो कहानियाँ सुनाई जाती थी वो रही हैं. बाद में इनको लिपिबद्ध किया गया, इनको लिखा गया टेक्स्ट में. लेटर दे वर रिटन. द जातकाज वर रिटन इन पाली अराउंड द मिडल ऑफ द फर्स्ट मिलेनियम सरका इरा. पहली शताब्दी में बेटा, पहली शताब्दी में जातक कथाओं को लिखा गया, यानी कि ईसा से 1000 साल बाद. वन स्टोरी नोन एज द गंध तिंदु जातक, एक कहानी है गंध तिंदु जातक के नाम से. उसमें बेटा राजा बड़ा दुष्ट होता है और उसकी जो सब्जेक्ट है, जो प्रजा है, वो बड़ी परेशान है उससे. और जिसमें एल्डरली वीमेन, मैन, बड़े बूढ़े आते हैं, कल्टीवेटर्स, किसान आते हैं बेटा, हर्डर्स जो जानवर पालते हैं, विलेज बॉयज़, गाँव के लड़के, एंड इवन एनिमल्स, यहाँ तक कि जानवर भी परेशान है उससे. When the kings went in disguise, राजा ना छुप कर जाता है भेष बदल कर, टू फाइंड आउट what his subjects thought about him, कि उसकी प्रजा उसके बारे में सोचती क्या है. Each one of them cursed him for their miseries, और उसको पता चलता है कि हर कोई उसको श्राप दे रहा है, उसको बद्दुआ दे रहा है उनकी अपनी दुखों के लिए, मिजरीज के लिए. Complaining that they were attacked by the robbers at night and by tax collectors during the day, कि रात को तो उनको डाकू लूट लेते हैं
और सुबह सुबह उनको कर इकट्ठा करने वाले राजा टैक्स इकट्ठा करता था ना, टैक्स बहुत ज़्यादा होते थे, तो वो तो हर तरह से बेचारे लुट रहे हैं। टू एस्केप फ्रॉम दिस सिचुएशन पीपल अबैंडन्ड देयर विलेज एंड वेंट टू लिव इन द फॉरेस्ट। अब इस परिस्थिति से बचने के लिए लोगों ने अपने गांव छोड़ दिए हैं और वो जंगल में रहने के लिए चले गए हैं। चले जाए मतलब उनको चले गए, मतलब वो इससे बचने के लिए। As this story indicates, the relationship between the king and his subjects, especially the rural population, could often be strained. अब इस कहानी को सुनकर पता चलता है कि राजा और उसकी प्रजा के बीच में, खास तौर से जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग रहते थे, जो ग्रामीण प्रजा थी, उसके राजा के साथ संबंध क्या थे? स्ट्रेन्ड थे, बड़ा तनावपूर्ण संबंध थे। किंग्स फ्रीक्वेंटली ट्राई टू फिल देयर कॉफर्स बाय डिमांडिंग हाई टैक्सेस। कॉफर बेटा अपना खजाना, अपना कोष। राजा हाई टैक्सेस, बड़े बड़े कर लगाकर अपना खजाना भरने की कोशिश करता था। एंड पीजेंट्स पर्टिकुलरली फाउंड सच डिमांड्स ऑप्रेसिव। और किसानों को ऐसे बड़े हुए कर जो हैं बहुत ही दमनकारी लगते थे। उनकी उपज उतनी होती नहीं थी, जो कुछ उपज होती होगी वो कर के रूप में उनको देनी पड़ती होगी, तो देवर वेरी ऑप्रेस्ड। वो बहुत ही दमित, बहुत ही शोषित महसूस करते थे। एस्केपिंग इनटू द फॉरेस्ट रिमेन्ड एन ऑप्शन। और जंगल में बचकर भाग जाना केवल एक ऑप्शन रह जाता था, उनके पास विकल्प रह जाता था। एज रिफ्लेक्टेड इन द जातका स्टोरी, ऊपर जो हमने जातक कहानी पढ़ी है उसमें यही दिखाया गया है। मीनवाइल अदर स्ट्रेटजीज एम्ड एट इंक्रीजिंग प्रोडक्शन टू मीट ग्रोइंग डिमांड फॉर टैक्सीज ऑल्सो केम टू बी अडॉप्टेड। और इसके अलावा बेटा कि प्रोडक्शन बढ़ाई जाए, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, खेती उपज को बढ़ा देंगे तो भी वो बड़े हुए टैक्स देने में समर्थ हो जाएंगे। तो शायद उनको ये एक स्ट्रेटजी लगी, ये तरीका लगा कि वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को जो है वो बढ़ा दे। स्ट्रेटजीज फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, नेक्स्ट थीम यही है कि उन्होंने कौन कौन सी स्ट्रेटजीज जो है अपनी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को, खेती की उपज को बढ़ाने के लिए यूज़ की। शिफ्ट टू द प्लो एग्रीकल्चर, एक तो हल का इस्तेमाल शुरू हो गया बेटा। फर्टाइल एल्यूवियल रिवर वैलीज, जो गंगा और कावेरी के जो उपजाऊ जो जलोढ़ मिट्टी के मैदान थे, जिसको कछारी मिट्टी बोलते हैं, वहाँ पर हल का इस्तेमाल शुरू हो गया। फ्रॉम सर्का 6th सेंचुरी BCE, क्राइस्ट से 6 शताब्दी पहले इन जगहों पर हल का इस्तेमाल हो गया है। द आयरन टिप्ड प्लोशेयर वॉज यूज टू टर्न द एल्यूवियल सोयल इन एरियाज विच हैड हाई रेनफॉल। और ये जो एरिया था बेटा, हाई रेनफॉल का एरिया है, यहाँ पर लोहे की फाल वाला हल मिट्टी को, कछारी मिट्टी को उलटने पलटने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। मोर ओवर इन सम पार्ट्स ऑफ द गंगा वैली प्रोडक्शन ऑफ पैडी वॉज ड्रामेटिकली इंक्रीज्ड बाय द प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसप्लांटेशन, ऑल्दो दिस मेंट बैक ब्रेकिंग वर्क फॉर द प्रोड्यूसर। और ट्रांसप्लांटेशन बेटा रोपाई का मेथड होता है ट्रांसप्लांटेशन। पहले क्या करते हैं, इसके अंदर सीड्स को एक जगह स्प्रिंकल करके सैपलिंग्स बना लेते हैं, छोटी छोटी पौध, और फिर उस पौध को जो है अलग से फिर खेतों में जाके रोपाई कर देते हैं। इसको ट्रांसप्लांट करना कहते हैं भाई। कहीं और उसको थोड़ा सा बड़ा करके कहीं और उसको फिर से ट्रांसप्लांट कर दिया वहाँ से उखाड़ के। तो राइस को की खेती में यही मेथड जो है राइस की खेती में ना यही मेथड अडॉप्ट होता है। और इससे जो था ट्रांसप्लांटेशन की वजह से सैपलिंग्स अलग जगह पे उन्होंने प्रोड्यूस किए। और ये ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है बेटा, पैडी कल्टीवेशन के लिए इस्तेमाल होता है। वाटर जहाँ पर बहुत ज़्यादा हो, प्लेंटीफुल हो। सीड्स आर फर्स्ट ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है स्प्रेडिंग, उनको हाथों से फैलाते थे और सैपलिंग्स को ग्रो करते थे, छोटे छोटे पौधों को, फिर उसको ट्रांसप्लांट करते थे वाटर लॉग्ड फील्ड्स के अंदर। वाटर लॉग्ड फील्ड जहाँ पर पहले ही पानी इकट्ठा हुआ है, वाटर लॉगिंग हुआ है। आपने देखा होगा ना, जहाँ पे राइस होता है पानी इकट्ठा ही होता है, उसके अंदर बहुत पानी चाहिए राइस को। दिस एंश्योर्स अ हायर रेशो ऑफ सर्वाइवल ऑफ सैपलिंग्स एंड हायर यील्ड्स। इससे बेटा सैपलिंग्स की सर्वाइवल रेट बढ़ जाती है और हायर यील्ड्स, और हमें ज़्यादा उपज मिलती है। तो एक ये जो आयरन प्लोशेयर के यूज से जो है बेटा एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। लेकिन जो लोहे की फाल वाला हल जो है सब कॉन्टिनेंट में हर जगह यूज नहीं होता था, भारतीय उपमहाद्वीप में। कल्टीवेटर्स जो सेमी एरिड एरियाज़ के हैं, जहाँ पर पानी कम था, अर्ध शुष्क क्षेत्रों में, जैसे कि पंजाब और राजस्थान के हिस्से, उन्होंने डिड नॉट अडॉप्ट इट, उन्होंने लोहे की फाल वाले हल का इस्तेमाल शुरू नहीं किया टिल द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी तक। एंड दोज लिविंग इन द हिली ट्रैक्ट्स इन द नॉर्थ ईस्टर्न एंड द सेंट्रल पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट प्रैक्टाइज्ड हो एग्रीकल्चर। और जो पहाड़ी इलाकों में रहते थे बेटा, हिली ट्रैक्ट्स, जो उत्तर पूर्वी इलाका है, जो आसाम वाला एरिया है बेटा, और सब कॉन्टिनेंट का सेंट्रल पार्ट जो प्लेट्यू पार्ट है, प्लेट्यू पार्ट आप जो डेक्कन प्लेट्यू हो गया,
और इसमें भी जो है बेटा प्लेटू थोड़े एक लेवल तक ऊपर उठा होता है, ये भी हिली टेरेन ही होता है एक तरीके से, ऊबड़ खाबड़। यहाँ पर भी अभी तक हल का इस्तेमाल नहीं हुआ क्योंकि माउंटेनस एरिया है, पत्थर वाला एरिया है, यहाँ पे हल इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। यहाँ पर हो का इस्तेमाल होता है बेटा, कुदाल का इस्तेमाल होता था खेती के अंदर, बिकॉज इट वॉज सूटेड टू द टेरेन जो वहाँ की जो भूमि थी उसको सूट करता था, जो भूमि का स्ट्रक्चर था। अनदर स्ट्रेटजी अडॉप्ट टू इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन वॉज द यूज ऑफ इरीगेशन थ्रू वेल्स एंड टैंक्स एंड लेस कॉमनली कैनाल्स। बाकी क्या था बेटा, दूसरा तरीका उपज बढ़ाने का कि सिंचाई के साधन डेवलप किए जाएं, चाहे वो कुएं हैं, चाहे वो टैंक्स हैं, चाहे वो नहरें हैं। वेल्स, कैनाल, टैंक्स, इनका भी यूज इस्तेमाल बढ़ गया। कम्युनिटीज एज वेल एज इंडिविजुअल्स ऑर्गेनाइज द कंस्ट्रक्शन ऑफ इरीगेशन वर्क्स। और जो इंडिविजुअल्स थे और जो समुदाय थे उन्होंने सिंचाई के साधनों को जो है कंस्ट्रक्ट कराया ताकि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ सके। इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज़, अभी किंग का रोल नहीं है इसके अंदर इरिगेशन वर्क्स को कंस्ट्रक्ट कराने में। यहाँ पे समुदाय, ग्रुप्स ऑफ पीपल, सोसाइटीज़ आ रही हैं और खुद इंडिविजुअल्स आ रहे हैं, वो इरिगेशन की फैसिलिटी को अवेलेबल कराने के लिए जो है उन्होंने एफर्ट्स किए। द लैटर मतलब इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। यूजुअली पावरफुल मैन इंक्लूडिंग किंग्स ऑफन रिकॉर्डेड सच एक्टिविटीज इन द इंस्क्रिप्शंस। और जो राजा वगैरह थे, जो ताकतवर लोग थे जिसमें किंग्स भी आते थे, उन्होंने इंस्क्रिप्शंस अभिलेख में बताया कि यहाँ पर ये सिंचाइयाँ जो हैं करवाई गई हैं। तो बेटा अभिलेख तो आप देख सकते हो ना बेटा, अपने स्कूल्स वगैरह में, गवर्नमेंट बिल्डिंग में बाहर स्टैचू लगा के बाहर पत्थर पे लिखवाते हैं, वो भी एक तरह का अभिलेख ही है। इंस्क्रिप्शन उसमें बताते हैं ना भाई यहाँ पे सिंचाई निर्माण कार्य के लिए इतने रुपए दान दिए, ये सब। तो ये सब पुराने ज़माने में किंग्स वगैरह भी करते थे, इंस्क्रिप्शन पर खुदाई कराते थे। इतना बहुत है बेटा आज के लिए, दिस मच इज इनफ। कल हम करेंगे रूरल सोसाइटीज़ के में क्या डिफरेंसेस पैदा हुए इस टाइम में। सोर्स 6 पढ़ेंगे बेटा, सोर्स 5 पढ़ेंगे कल हम। So till then you enjoy reading this part of the chapter and try solving the assignment I am giving to you.